चुनाव के आखिरी हफ्ते से पहले लास्ट 3 दिन बिहार में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जिनमें से एक इवेंट कह सकते हैं आप, मोकामा में जो मर्डर होता है उस व्यक्ति का जो साथ दे रहा है प्रशांत किशोर के कैंडिडेट का, तो उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी में इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, जो सोशल मीडिया पे रीलें वायरल हो रही थी, इतनी सारी रीलें वायरल हुई आनंद सिंह की या फिर सूरजभान सिंह की या फिर बाकी माफिया की, और एक हम उस दौर में पहुंच गए हैं, मैं थोड़ी सामाजिक बात भी कर रहा हूं, जहां पे हम बिना जाने बिना पहचाने किसी भी माफिया का क्या पास्ट है, बॉलीवुड मूवी की तरह उनकी रील्स वायरल कर रहे हैं, रॉबिनहुड इमेज दे रहे हैं। जमीन पे क्या होता है और ये इमेजेस का क्या असर है चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बाहुबलियों का, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आनंद सिंह अरेस्ट हो गए हैं। और तीसरा, अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई थी जिसमें नीतीश कुमार उस रैली का हिस्सा नहीं बने थे, उस रोड शो का हिस्सा नहीं बने थे, तो विपक्ष इस पे बहुत सवाल उठा रहा है कि क्या गठबंधन में दरार है, क्या सीएम चेहरा नहीं है, क्या अवॉइड हो रहा है, किसकी तरफ से अवॉइड हो रहा है। और साथ ही साथ ये सब डिस्कस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ दिन पहले भी हमारे साथ अमिताभ जी थे और वो वापस आए हैं क्योंकि वो बिहार बैठे हुए हैं, वो नर्व सेंटर पे हैं और वो कंसिस्टेंटली पिछले कई महीनों से हर बात का सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं जनता से, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसलाइन थ्रेशोल्ड चेंजेस आपको सब कुछ दिखाता है। तो अंतिम दौर में लास्ट हफ्ते इतनी बड़ी 2-3 घटनाओं के बाद बिहार की क्या हालत है, वो सारी बात डिस्कस करेंगे। तो अमिताभ जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। क्या है माहौल बिहार में? आपको बिहार में जब आप आए हैं अपने, आप तो रेगुलर जाते रहते हैं सर्वे के लिए, पर जो पहुंचे हैं तो अब सब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है बहुत ठंडे वे में ये इलेक्शन चल रहा है। जितना 2020 में इसका मीडिया में, सोशल मीडिया में शोर था, उतना शोर नहीं है। तो ये जब इतना शोर ना हो हिस्टोरिकली, वो रूलिंग पार्टी एनडीए, जेडीयू, बीजेपी के लिए अच्छा रहता है या विपक्ष के लिए अच्छा रहता है? देखिए, इलेक्शन ठंडा है काफी इस बार। इसका एक कारण यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड्स, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग के मेथड्स हैं, उस पे रिलाई कम करके अब सोशल डिजिटल मीडिया पे अपने कम्युनिकेशन या अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उस पे रिलाई कर रहे हैं। तो आप अगर गांव वाँव में जाओ तो पहले पोस्टर्स और कैंडिडेट्स घुमा करते थे उनके रिक्शा पे या ऑटो पे, वो लाउड स्पीकर्स घुमा करते थे कि भाई ये कैंडिडेट है, इसको बटन दबाएं एक्सेट्रा। तो उस टाइप का माहौल तो नहीं दिख रहा है। और पिछले लगभग 4-5 दिन तो लगातार काफी बारिश हुई पटना पटना में और बिहार में भी, जिसकी वजह से मोस्टली जो स्टार कैंपेनर्स थे वो पटना में ही रहे, कहीं लार्जली जा नहीं पाए बाहर। और मेरे भी बहुत सारे जो आउटडोर शूट्स थे चैनल्स के साथ रोज शाम को, वो भी कैंसिल होते रहे क्योंकि बारिश बहुत थी। तो ठंडा है, ठंडा है। कैंडिडेट्स लार्जली सोशल मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं और ये जो लीडर्स के, बड़े बड़े लीडर्स के रैलीज और रोड शोज होते हैं, उसके ऊपर पर ये डिपेंड कर रहे हैं आज के डेट में किस दिन स्टेक्स के लिए। तो स्टेक्स तो पिछली बारी से ज्यादा हैं, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय राजनीति का भी प्रभाव पड़ेगा। पिछली बारी बीजेपी वाज अ सिंगल पार्टी इन पावर, इस बारी कोलेशन है, बिहार से ही कोलेशन के अंदर चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी की आप सीट्स जोड़ लीजिए तो एक सिग्निफिकेंट चंक है, जिससे आप केंद्र में भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जीतते हैं, वो सपोर्ट सॉलिडिफाई होता है। अगर एनडीए हारता है तो फिर उस सेंटर में क्या सपोर्ट रहेगा, उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो शुरू हो जाएगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे या चिराग पासवान क्या करेंगे। तो ज्यादा स्टेक्स होने के बाद इस तरह की एक अजीब शांति, जब इतना कंटेस्टेड है। और दूसरी बात, एक चुनाव के दौरान, मैं मर्डर पे आ जाता हूं, मर्डर होना, उसकी जांच हो रही है, पुलिस करेगी किसकी है नहीं है, 2 दिन तक अरेस्ट नहीं होना, फिर अरेस्ट होना, तो एक इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा है कि अगर आप मर्डर तक पहुंच रहे हैं, जो मुझे याद नहीं पिछले चुनाव में ऐसा हुआ है या नहीं, वो 90s का लगता है कि भैया बाहुबली लड़ रहे हैं दो आपस में और मर्डर हो रहे हैं और फायरिंग हो रही है और लश्कर लाव लश्कर से चल रहा है, क्योंकि अब तो इसी कैमरा लेके साथ चलती है कैंडिडेट के। तो उस तरह का आपको उतने स्केल पे सुनने को नहीं मिलता है। हाँ, तो मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बिहार के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है कि मतलब 1990s के एरा की याद दिला रहा अगर बाहर के लोगों को, तो बिहार के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड है जिन सीट्स पर बाहुबली लड़ रहे हैं, लगभग आप कह सकते हैं 5 से 10 सीटों के बीच में
या तो दोनों ही या एक तरफ से बाहुबली है, और ये सीट पे तो खास करके दोनों ही तरफ से बाहुबली या उनके फैमिलीज लड़ रहे हैं। और अगर वायलेंस का अंदेशा कहीं न कहीं था तो इंटेलिजेंस या स्टेट पुलिस की फेलियर ज़रूर इसमें दिखती है। एक बात है कि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार, ये जो इंसिडेंट हुआ इसका इम्पैक्ट क्या, अगर देखें उस तरह से, तो हुँ, बिहार में हुँ, जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और क्योंकि जिस व्यक्ति की अनफॉर्च्यूनेटली डेथ हुआ है वो यादव समाज और कैंडिडेट दोनों ही भूमिहार समाज से हैं, और एक हिस्टोरिकल भी रिफ्ट रहा है दोनों वोट ब्लॉक्स में, क्योंकि भूमिहार समाज लार्जली एनडीए का वोटर माना जाता है, यादव समाज महागठबंधन का। तो अब ये एक भूमिहार वर्सेस यादव एटलीस्ट इन मोकामा एंड नियर बाय एरियाज, हुँ, ये एक माहौल सेंटिमेंट बन रहा है। दूसरी बात है कि ये, अगर इसको ठीक से हैंडल दोनों ही अलायंसेस ने नहीं किया तो ये फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड स्टेट वाइड भी करने का मादा रखता है ये मुद्दा, है ना? तभी आप देखेंगे कि पुलिस एक्शन में आई है और 2 दिन के अंदर अनंत सिंह ही गिरफ्तार हो गए हैं, जो मतलब एनडीए के कैंडिडेट ही हैं। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अभी भी कंट्रोल में है, दैट इज़ नंबर 1, और उनके वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, या इस ये एक परसेप्शन इस एक्शन से जा रहा है कि वो इस टाइप के इंसिडेंट को टॉलरेट नहीं करते। तीसरा ये है कि पॉलिटिकली अगर अंदर चले जाते हैं अनंत सिंह, तो उनके लिए भी एक सिंपैथी वहाँ पर उस सीट पे हो सकती है, खास करके भूमिहार समाज में, क्योंकि दूसरे यानी महागठबंधन से भी भूमिहार समाज का ही कैंडिडेट है। और हुँ, तो भूमिहार समाज का वोट स्प्लिट हो रहा था, प्लस यादव समाज या मुस्लिम, यादव प्लस मुस्लिम बैक करता महागठबंधन को, तो इनके लिए टफ हो सकता था सीट। उस केस में क्या है कि थोड़ी सिंपैथी और ये बिहार वर्सेस यादव होने में उस सीट पे उनको जो है वो ये मिल जाता है, थोड़ा सिंपैथी मिल सकता है। तो ये तो आप एक 3 पॉलिटिकल 3 चीज़ें हैं। हाँ, मतलब आप लार्जली। 3 लेयर में इस आनंद सिंह अरेस्ट और वो मर्डर केस को आप देख रहे हैं। पहला लेयर कि क्या ये यादव वर्सेस भूमिहार हो सकता है, जिसके अंदर दोनों ही कैंडिडेट्स भूमिहार हैं और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर, वो कोई दूध के घुले संत नहीं है, उनके बारे में भी पूरी मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि किस तरह वो भी बाहुबली हैं। दूसरी तरफ आप बात बोलते हैं कि इसमें एक पोटेंशियल है कि अगर वो रीजन से बाहर निकल के फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड टाइप का चुनाव बना सकता है। तो उसके अंदर क्या नॉन यादव्स भी अफेक्ट हो रहे हैं? क्या वो यादव वर्सेस भूमिहार से आगे बढ़ के फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की तरफ जा रहा है? क्या उसमें ज़मीन से समझ आ रही है? क्या दिशा में जा रहा है कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये संभावना पैदा हो गई है उसके अंदर? रादर दैन अ लोकल वन सीट अभी फाइट। तो अभी तो अभी तो कोई फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का इंसिडेंट नहीं दिख रहा है। मैं कहा पोटेंशियल है इसको, हुँ, इस इंसिडेंट को अगर ठीक से हैंडल नहीं करती है प्रशासन और दोनों ही गठबंधन, तो अभी तो लग रहा है कि हैंडलिंग इन द टर्म्स ऑफ अरेस्ट, जो भी हुँ, आरोपी थे या जिन पर भी शक था उनको अरेस्ट कर लिया गया, और हुँ, मामला धीरे-धीरे एटलीस्ट वहाँ पर ठंडा ठंडा तो नहीं, मतलब कंट्रोल में तो दिख रहा है, क्योंकि तो अभी के हिसाब से तो ये बातें हैं उस सीट को लेकर के। अनफॉर्चुनेटली अब आज के डेट में मोकामा ही, इवन इस चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह हुँ, सब टीवी चैनल्स के फेवरेट थे, क्योंकि हुँ, बात वही टीआरपी की हो जाती है टीवी चैनल्स के लिए, तो सब लोग उनको वैसे भी चेज़ कर रहे थे इंटरव्यूज़ के लिए। हुँ। तो इसी सिचुएशन पे है, मतलब उस केस का ये अब बियॉन्ड हाँ, एक्सपेंशन ऐसा लगता नहीं है कि होगा। नहीं आपको लगता है कि इट इज़ अ रीज मतलब 1 सीट इवेंट है या स्लाइटली 1-2 सीट इवेंट है, पैन स्टेट उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ज अभी तक ऐसा कुछ दिशा में नहीं गया है। जी, जी, अभी तक, जी। जी। तो आप जो थोड़ा कंटेंट उससे है, कंटेंट है। हाँ, मैं 2-3 सीट से ज़रा ज़्यादा, 2-3 सीट पे ही नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि राजद ने भूमिहार समाज के ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस बार टिकट दिया है, और राजद के तरफ से भी एक अटेम्प्ट एमवाई एक्सपेंशन में भूमिहार समाज को अपने तरफ वो करना था, हुँ, जिस जिन एफर्ट्स पर इन इंसिडेंट के बाद उन एफर्ट्स को धक्का लग सकता है। क्योंकि जब अब हुँ, भूमिहार वर्सेस यादव एक पर्टिकुलर सीट पे या एक पर्टिकुलर
उसके इर्द गिर्द की सीटों पे हो जाता है, तो राजद या महागठबंधन जो भूमिहार समाज को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही थी इस चुनाव में, उसको धक्का लगेगा, उसको धक्का लग सकता है उस एफर्ट्स को। तो ये तो महागठबंधन को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वापस वो, अगर यादव तो वैसे ही साथ थे, अब वापस अपने डिफॉल्ट वोट पे चढ़े जाएंगे। जो आप उम्मीद कर रहे थे कैंडिडेट ला के आप भूमिहार वोट ला पाएंगे, वो एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है उस तरह से। तो फिर तो ये थोड़ा महागठबंधन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप नया नहीं ला पा रहे हैं जो कैंडिडेट के चेहरे पे आप ला सकते थे। तो क्या एटलीस्ट आपकी जनरल कास्ट में जो स्ट्रेटेजी थी वो तो थोड़ी डावाडोल हो जाती है। पर दूसरा साथ साथ ये आता है कि अब जैसे आप कह रहे हैं कास्ट वाइज हो रहा है, तो अंतिम छोर में अब चुनाव आप पूरा कास्ट बेस्ड वही सॉलिड ब्लॉक्स की तरह देख रहे हैं जैसा पिछले 20 साल से सॉलिड ब्लॉक्स चल रहे हैं, या कुछ ब्रेकआउट्स देख रहे हैं इन फेवर ऑफ एनडीए और इन फेवर ऑफ महागठबंधन? लार्जली जो सिचुएशन था वही सिचुएशन है। ब्रेकआउट्स इन द सेंस जो अलायंसेस हैं उसकी वजह से वोट शिफ्ट्स दिख रहे हैं। तो अगर एलजेपी और आरएलएसपी या आरएलएम अब एनडीए में है, तो पासवान समाज का वोट और कोयरी समाज का वोट जो थोड़ा डिस्पर्स हुआ था 2020 के चुनाव में, वो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है एनडीए के फेवर में। हालांकि कोयरी समाज के वोट पर महागठबंधन की भी नजर है। दोनों ही ने 23 कैंडिडेट लगभग अनाउंस किए हैं कोयरी समाज से। और जब वीआईपी महागठबंधन गई है तो मल्लाह समाज और उन्होंने एक और आईआईपी करके पार्टी, तांती समाज जिसको बोला जाता है, या पान समाज से कैंडिडेट है, उनका वोट उधर शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें जो हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी चुनाव में जीतने के लिए सेकंड पार्टी को फर्स्ट पार्टी के कोर वोट ब्लॉक में से वोट खींचना होता है। तो ये मल्लाह क्योंकि एनडीए का वोटर रहा है पहले, वो अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसका एक डबल इम्पैक्ट हो रहा है। माइनस होता है एनडीए, प्लस होता है महागठबंधन। ये शिफ्ट आप समझ लीजिए 60-40 हो रहा है। इसमें एक और पेचीदगी आ जाती है कि समहाउ द मल्लाह समाज इज आल्सो कंसिडर्ड एन अग्रेसिव कास्ट बाय सम अच्छा कम्युनिटीज। ठीक अच्छा। है, जस्ट लाइक द यादव समाज बाय सम कम्युनिटीज, लार्जली द ईबीसीज। तो एक तो पहले एक एंटी यादव पॉलिटिक्स ऑलरेडी, जिस चीज को महागठबंधन का आप समझ लीजिए एक वीकनेस हम कह सकते हैं, या महागठबंधन के अराउंड या उनके अगेंस्ट जो एक गठबंधन क्रिएट होता है, लार्जली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एंटी यादव पॉलिटिक्स। तो उसमें अब आप कह सकते हैं ये एंटी मल्लाह प्लस एंटी यादव भी होने की गुंजाइश है। अच्छा। तो जो सेक्शन ऑफ ईबीसीज वीआईपी महागठबंधन में नहीं था और जो डिसग्रंटल्ड थे, तो एनीवेज हमेशा ही लगभग 1/4 तो होता ही है किसी भी वोट ब्लॉक में, जो महागठबंधन को उनके कैंडिडेट्स या उनकी वजह से वोट करता था, जो या जो एनडीए से नाराज था। अब वो इस शिफ्ट की वजह से हो सकता है कि ये जो एक नेचुरल शिफ्ट था वो ना हो। देखिए चेस टाइप का गेम है, एक चाल आप चलते हैं, हाँ, वो बाकी के भी बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर जाती है। तो तांती समाज ऐड हो रहा है, मल्लाह समाज ऐड हो रहा है, बट एंटी यादव प्लस मल्लाह पॉलिटिक्स हो सकती है खास करके नॉर्थ बिहार में। और जो छोटा ईबीसी समाज है जो पहले शिफ्ट होता था, वो अब शायद उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि एबीसी में से तो मल्लाह समाज ही मैक्सिमम ले जाएगा, डिप्टी सीएम बन ही जाएंगे अगर जीतते हैं तो फिर हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पे? देन हमारे लिए बेहतर है कि अगर आप बीजेपी या एनडीए के साथ जाएं तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, वहां पे ज्यादा आपकी बात सुनी जाएगी। ये आप कितनी बारीकी से मूव पे काउंटर मूव है, उस पे काउंटर मूव है, एक तरह पूरी भेसात बिछी हुई है वहां पे, और बीजेपी इसमें एक्सपर्ट है। बीजेपी अपनी बात जमीन तक पहुंचाती है। पर क्या आपको कार्डर वाइज क्या दिख रहा है कि किसका कार्डर जमीन पे आपको की सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? देखिए क्या है कि कार्डर वहां पे लार्जली दो ही पार्टीज के हैं। एक बीजेपी ने डेवलप किया है एंड दैट इज लार्जली थैंक्स टू आरएसएस। ठीक है, उसको आप मतलब बीजेपी का भी कार्डर मतलब बोलना सही नहीं होगा, आरएसएस बैक्ड कार्डर या आरएसएस जो कार्डर है। और एक लेफ्ट पार्टीज का जेडीयू भी कोई ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। और वही हमने एसआईआर के दौरान देखा कि कैसे आरजेडी की भी जो एक कार्डर की वीकनेस है वो एक्सपोज हुई, कि बहुत सारे बूथ्स पे एक्चुअली
मतलब अक्रॉस 243 सीट्स ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका कार्डर बेस है ना। आरजेडी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज या छोटी पार्टीज के ऊपर कार्डर स्ट्रेंथ के लिए या पार्टी वर्कर्स के लिए। अब इन दोनों अलायंसेस में कहीं ना कहीं कार्डर लेवल पे इश्यूज हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी में जो टिकटों को लेकर के जो एक घमासान छिड़ा 15 दिन के लगभग जो ब्लास्ट किया, लगभग 20 दिन 15 दिन 20 दिन आप जो भी उसको बोले, तो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट ऊपर क्रिएट हुआ ऊपर टॉप लीडरशिप में, वो परकोलेट कर गया नीचे भी। तो कांग्रेस और आरजेडी के कैडर में सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है और 12 और फ्रेंडली फाइट्स हो गए जिसमें 5 पे कांग्रेस और आरजेडी। ठीक है, तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट नीचे भी क्रिएट हो गया है। और बीजेपी तो ये जेडी फ्रेंडली फाइट हो रही है, उससे आप इम्पैक्ट बोल रहे हैं 5 सीटों में तो डायरेक्ट ही हो गया कांग्रेस आरजेडी का, पर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी है या वो लोकली कंस्ट्रेन्ड होके स्ट्रेटेजिक ही चल रहा है? वो टॉप डाउन स्पिल ओवर इफेक्ट है। जो ऊपर जो एक आप कह सकते हैं कटुता आई है वो नीचे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और फ्रेंडली फाइट्स में ऑफकोर्स ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे तो दोनों ही खड़े हो गए, दो पार्टियां खड़ी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब ठगा हुआ महसूस करने लगी इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। मुझे भी ध्यान नहीं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी इतना जोर शोर करके 16 दिन करके फिर गायब हुए, फिर अभी पानी में तालाब में डुबकी लगाई, वो स्विमिंग वाला किया अपना, वो बहुत अच्छे रील मोमेंट्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट मोमेंट्स हैं, बट क्या आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? और दूसरा, क्यों इतना बैकफुट लिया? क्यों जब आप 16 दिन कर रहे थे तो आप विलिंग टू वर्क थे, तो वो चुनाव की गर्मी में लास्ट हफ्ता 10 दिन जब आपने वैसे ही स्टेक तो लगा ही दिया, आपने ऐसे तो चुनाव किया नहीं कि मैं बिहार चुनाव में नेशनल लीडर हूं, मैं बहुत बॉदर्ड नहीं हूं। जब आप 16 दिन करते हैं किसी एक स्टेट में तो आप दिखाते हैं कि आई एम फाइटिंग फॉर द स्टेट। तो वो क्यों नहीं की? और अब जो आए हैं और स्पेशली जहां पे जा रहे हैं, वो नदी में तैर रहे हैं, वो सबका क्या इम्पैक्ट है इस चुनाव के ऊपर? तो ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की अगर ऐसे हम देखें तो पहले तो कांग्रेस पार्टी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इतनी स्ट्रैटेजी और बार्गेनिंग करने के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसका कारण ये है कि 60-70 से पहले 61 सीट पे वैसे ही पहुंच गई पार्टी, 9 सीटें कम हो गई और उसमें से 9 पे फ्रेंडली फाइट है। मतलब एसेंशियली कांग्रेस पार्टी 52 सीट्स पे लड़ रही है। अब एक आर्गुमेंट ये चल रहा है कांग्रेस वर्कर्स और लीडर्स और कैडर में कि भाई आरजेडी की तो सिर्फ एक सीट कम हुई, 144 से 133 पे लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इफेक्टिवली 70 से 52 पहुंच गई, यानी जो भी 12 सीटें वीआईपी को दी गई या जो भी लेफ्ट पार्टीज का इस बार टैली बढ़ा है या कैंडिडेट्स बढ़े हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के एक्सपेंस पे आ गए। तीसरी बात है कि इन 61 सीटों में 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है लड़ने के लिए जेडीयू और बीजेपी के अगेंस्ट। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी वाज द वीकेस्ट लिंक इन महागठबंधन इन 2020 विद 27% वोट शेयर। जेडीयू वाज द वीकेस्ट लिंक, हालांकि वीआईपी इधर थी तो उस वक्त वीआईपी से बेटर उसका स्ट्राइक रेट था, बट स्टिल वीआईपी वहां चली गई है महागठबंधन की तरफ। तो जेडीयू वाज द वीकेस्ट लिंक, 37% स्ट्राइक रेट। जेडीयू जिस पार्टी के खिलाफ भी लड़ी उस पार्टी से हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में हारी, वो आरजेडी से हारी, सीपीआईएमएल से हारी, लेफ्ट पार्टी से हारी। लेकिन जेडीयू वर्सेस कांग्रेस की फाइट्स में जेडीयू का अपर हैंड था, 60% स्ट्राइक रेट थी। ठीक है, तो और जो आसान सीटें यानी कंसेप्ट मतलब जो एक परसेप्शनली आसान सीटें हैं, जैसे वीकर अलाइज या कह लीजिए जो एनडीए के हैं, एलजेपी, आरएलएम और हम। आरएलएम के 6 आउट ऑफ 6 आरजेडी ने हथिया ली, हम के 5 आउट ऑफ 6 आरजेडी के पास है, एलजेपी के 19 आउट ऑफ 28 आरजेडी के पास है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैज टेकन ऑन द कॉन्टेस्ट अगेंस्ट वीकेस्ट प्लेयर्स। पर दोनों साइड पे यही हो रहा है, फिर तो दोनों साइड में हो रहा है कि तो जो एलजेपी, आरएलएम और हम की जो शिकायत थी
कि हाँ। जेडीयू और भाजपा ने मलाई सीटें रख ली, हम्म। है ना? क्योंकि उन्होंने वीआईपी और हम्म। आईआईपी और और कांग्रेस के जुड़े। और कांग्रेस, उनकी हम्म। सीटें ज्यादा उन्होंने हथिया ली हम्म। है। एक हम्म। विचित्र, एक पूरे जो एक प्रीमियर लीग है उसमें एक डायनामिक्स है दोनों टीम के बीचों में, कि दोनों जगह के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स या तो वीक प्लेयर्स या तो मीडियम प्लेयर्स के साथ कॉन्टेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं, है ना? हम्म। तो अब कांग्रेस की ये सिचुएशन इन इन हम्म। टर्म्स ऑफ सीट्स, तो पूरे चुनाव की दशा और दिशा कांग्रेस पार्टी डिसाइड करने वाली। हम्म। हम्म। जो इन 61 सीटों पे नतीजा आएगा वही आपको हम्म। नतीजा दिखेगा पूरे चुनाव में। बाकी आप पूरे चुनाव का निचोड़ यही है आज के डेट में, मुद्दे, वोट हम्म। ट्रांसफर, हम्म। लीडरशिप का करिश्मा, ट्रस्ट डेफिसिट, काडर मोटिव, सबका निचोड़ तो यही है ना अल्टीमेटली। सबका हम्म। निचोड़ निकलता है रिजल्ट, और हम्म। रिजल्ट निकलता है वो जो अलग अलग कॉन्टेस्ट हो रहे हैं कि हम्म। भाई आरजेडी वर्सेस जेडीयू इतनी सीटें, बीजेपी हम्म। वर्सेस आरजेडी इतनी, जो कि हम्म। 51 है, आरजेडी हम्म। वर्सेस जेडीयू 61 है, और हम्म। जेडीयू एंड बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 56 है, फ्रेंडली फाइट लेकर के। तो यहाँ तो सारा ही इजियर फाइट्स जेडीयू ने अपने पास, ओ सॉरी आरजेडी ने अपने पास रख लिया, क्योंकि सीटें भी ये भी 140 एक चल रहा है, लड़ ये रहा भी है। एक तो कि हाँ, तो ये उसमें, गलत किया है। हाँ उसमें ट्रस्ट डेफिसिट तो आएगा। इनफैक्ट हाँ, अगर आप अपने में बहुत सिक्योर हो, तो जैसे आपने प्रीमियर लीग क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो अच्छा बैट्समैन अच्छे बॉलर को खेलता है और टेलेंडर को वो गार्ड करता है कि भैया तू आराम आराम से जीत ले, कि तेरे लिए तो जितना इजी हो जाए और मैं तो इस पे भी जीत जाऊंगा। कॉन्फिडेंट पार्टी ये ट्राई कर सकती थी कि भाई हम तो टफ फाइट्स भी जीत जाएंगे, तुम्हें इजी सीट देते हैं क्योंकि गठबंधन में तो साथ आना है, तो तुम्हारा भी नंबर ठीक रहे और हम टफ फाइट जीत जाएंगे। पर यहाँ पे तो टफ फाइट ही दे दी आपने वीक को, तो एक तरह से तो आप कई सीटों पे गिव अप ही करके बैठ जाएंगे। जो कई सीटें ऐसी होंगी जहां पे आप फाइट में आएंगे ही नहीं एक तरह से। करेक्ट। तो देखते ये हैं। इशू हो गया। पर ये यही मैं जानना चाहता हूँ अमिताभ, एनडीए में क्या चल रहा है? क्योंकि आप कैसे देखते हैं कि कहा जा रहा है नीतीश कुमार कोई रैली अटेंड नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और रोड शो जो एक नॉर्मल चीज है कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो में होते हैं, उस रोड शो में नहीं थे। तो ये, और नीतीश कुमार को अब तो हम आ ही गए, ऑफिशियल हो चुका है कि डिक्लेयर नहीं किया जाएगा प्री पोल अथॉरिटेटिवली एज द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। कई बीजेपी के या चिराग पासवान के और बाकी गठबंधन के नेता बोलते रहते हैं हाँ हाँ वही होंगे वही होंगे, बट जहां से मैटर करता है टॉप ऑफ बीजेपी, वहां से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है और वो रोड शो नहीं करे। तो क्या इस अलायंस में भी उतनी ही लड़ाई है जितनी महागठबंधन में है? वहां तो ओपनली है फ्रेंडली फाइट, पर क्या यहाँ पे भी अंदरूनी एक फ्रेंडली फाइट चल रही है? बात ये है कि अब एनडीए में भी वही सिचुएशन है जो मैंने आपको स्मॉलर पार्टनर्स की बताई। अब बीजेपी में एक चौथाई वोटर नीतीश को सीएम देखना चाहता है क्योंकि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। एक चौथाई वोटर नीतीश को सीएम देखना चाहता है क्योंकि वो उनको मजबूरी समझता है। पर एक तिहाई वोटर नीतीश कुमार को सीएम नहीं देखना चाहता। इसीलिए आप देख रहे हैं बीजेपी का, इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर टैक्टिकली इस सवाल पर क्लियर आंसर नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे ही क्लियर आंसर देंगे कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, ये 1/3 वोटर जो है वो नाराज हो सकता है। और ये 1/3 वोटर्स हैं कौन? इसमें लार्जली अपर कास्ट वोटर्स हैं। ठीक है। अब प्रशांत किशोर ने 92 अपर कास्ट और बनिया कैंडिडेट खड़े कर दिए, जबकि उसने 52 मुस्लिम यादव कैंडिडेट खड़े किए, यानी लार्जली वो ऑलमोस्ट बीजेपी डबल उसने को ऑलमोस्ट डबल खड़े करे हैं फिर जो बीजेपी का कोर है, 52 वर्सेस करेक्ट, 92। बीजेपी के कोर वोटर को। अब अगर तो इस चीज से भी बचने के लिए कि जैसे ही अगर नीतीश कुमार के बारे में प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर क्लियरली बोल देंगे कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, एज इन दीज एग्जैक्ट वर्ड्स, तो ये एक तिहाई वोटर नाराज जो बैठा है, आपके पास डबल एमएलए हैं, डबल मंत्री हैं, सीटें भी आपने बराबर दी और अभी भी आप कह रहे हो कि चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, भाजपा का वोटर ऐसे सोच रहा है जो नाराज है, तो वो उसके पास एक आउटलेट है जनसुराज में। तो इस लीकेज को रोकने के लिए ये एक टैक्टिकल डिसीजन है। दूसरी बात है कि
जेडीयू भी एटलीस्ट कोई इसका अभी तक कोई खुल के विरोध नहीं कर रही। एज इन जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो जेडीयू के लिए एनफ है। एटलीस्ट स्टूडियोज में दिखता है कि उनकी लीडरशिप और स्पोक्स पर्सन के लिए एनफ है। और इसी चीज को ले जाकर के वो अपने कोर वोटर को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नीतीश के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश ही सीएम रहेंगे। अपने कोर वोटर को वो ये मैसेज दे रहे हैं। बीजेपी अपने कोर वोटर को मैसेज दे रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव के बाद विधायक दल डिसाइड करेगा कि कौन लीडर बनेगा। हालांकि ग्राउंड लेवल लीडर्स बोल रहे हैं कि नीतीश ही बनेंगे, लेकिन ऊपर के दो लोग जो टॉप 2 है नहीं कह रहे। तो ये एक टैक्टिकल, एक थोड़ा एक मैन्यूवरिंग है जो ये कर अब रहे आपको हैं। लगता है कि इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क भी है? क्योंकि ये बात तो समझ आती है कि अगर 33% जो बीजेपी का कोर वोटर है वो नीतीश कुमार से खुश नहीं है, 20 साल हो गए हैं, वो एक एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ कर सकता है जन स्वराज की तरफ जाके, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था पिछले चुनाव में, इस चुनाव में नहीं, जहां पे पूरा आंदोलन छिड़ गया था और बीजेपी का कोर वोटर ही शिफ्ट हो गया था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। वो एक आंदोलन पूरा जो शिवराज सिंह चौहान जी के समय पे जो चुनाव में चला था, कोर वोटर सिर्फ कई बारी अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेता है, तो उसका समझ आता है। पर जो नीतीश कुमार का हार्डकोर ईबीसी वोटर है, क्या वो पैसिफाई हो पा रहा है इससे, या वो बीजेपी सीट पे उस उत्साह से वोट नहीं करेगा कि क्लियर नहीं है, आपने क्लियर नहीं किया, तो वो रिस्क रन हो रहा है या वो रिस्क नहीं रन हो रहा है? वो रिस्क लार्जली मिटिगेट हो रहा है, मिटिगेट हो रहा है। क्योंकि रिस्क जो अपर कास्ट वोटर के शिफ्ट होने का है वो ज्यादा है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। ईबीसी वोटर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है दूसरी तरफ शिफ्ट होने का। ना जनसुराज कह रहा है कि भाई ईबीसी कैंडिडेट सीएम बनेगा, ना महागठबंधन कह रहा है। महागठबंधन में उन्हें पता है कि यादव समाज का ही कैंडिडेट सीएम बन रहा है, जो कि ओपनली डिक्लेयर्ड है, और नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी दोनों का ही एक जो है रिलेशनशिप जो है, आप कह सकते हैं उतना स्मूथ है नहीं। तो वहां पे वो रिस्क कम है। प्लस अपर कास्ट में सिर्फ 4 ही जातियां हैं, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण, 10% के करीब। ठीक है, वट एवर सेड एंड डन, वेल ऑफ है, रिसोर्सफुल है, ठीक है, तो दे आर मोर अवेयर कंपेरेटिवली, करेक्ट। तो दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑल्सो। इधर ईबीसी समाज में 112 समाज है, हिंदू समाज ही 80 है, 1%, आधा परसेंट। तो उनका लीडर तो नीतीश कुमार ही है, समझे। अपॉर्चुनिटी उनका का बात सही कह ऑल्टरनेट रहे हैं। लीडर नहीं है ना, ऑल्टरनेट लीडर नहीं है उनका कोई। यहाँ पे ऑल्टरनेट लीडर खड़ा हो गया है ना, उसने प्रशांत किशोर। कैंडिडेट भी दे दिए, उसने कैंडिडेट भी दे दिए हैं। तो थोड़ी एक थिन लाइन ऑफ मैनूवरिंग है, जिसका मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। बीजेपी वैसे भी एक्सपर्ट है थिन लाइन ऑफ मैन्यूवरिंग है, बहुत स्टेट्स में उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया। अपनी स्टेट्स की, महाराष्ट्र भी एग्जांपल है, मध्य प्रदेश भी एग्जांपल है, राजस्थान भी एग्जांपल है, जहां पे बहुत टॉल लीडर्स थे अपनी स्टेट्स में, जहां पे कोलिशन नहीं थी, तब भी दे डिड नॉट डिक्लेयर द सीएम एंड दे पुल्ड इट ऑफ। पर मैं लास्ट आ जाता हूं प्रशांत किशोर पे। क्या रोल हो रहा है प्रशांत किशोर का? शुरू में मीडिया में छाए हुए थे हर तरफ, फिर बीच में एक फेज आया, स्क्वीज आउट हो गए, दो डोमिनेंट गठबंधन आए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो थ्रेट परसेप्शन में है, बहुत सीटें खराब कर सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर का अभी क्या आपके सर्वे में आ रहा है कि कितने स्ट्रांग है और कितने लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं? इज ही गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर, या इररेलेवेंट? देखिए, 15 से 20 सीटों पे कैंडिडेट्स अच्छे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के। जब अच्छे की बात हो रही है, कुछ कैंडिडेट कुछ सीटों पर बाय डिफॉल्ट सेकंड पार्टी हो गए, जैसे सुगौली है। अब सुगौली में मान लेते हैं महागठबंधन के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो सेकंड कैंडिडेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप के भी बहुत सारी सीटें हैं। 3 नॉमिनेशन कैंसिल हो गए महागठबंधन के, 1 नॉमिनेशन कैंसिल हो गया एनडीए का। तो 4 सीटों पे तो एनडीए या महागठबंधन का कैंडिडेट है नहीं। अब ठीक है, आप किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट दे रहे हैं, बट ऑफिशियली तो कैंडिडेट नहीं है वो, करेक्ट। 4 सीटें तो ऐसी हो गई। प्लस जो फेमस पर्सनालिटीज जैसे रितेश पांडे, मान लीजिए एक सिंगर है, केसी सिन्हा, वाई वाई गिरी, जो इस टाइप के जो फेमस पर्सनालिटीज को टिकट दिया, तो 15 से 20 सीटों पे कैंडिडेट्स उनकी जाति या दूसरे गठबंधन का फॉर्म रिजेक्ट होने या फेमस पर्सनालिटी होने की वजह से कैंडिडेट्स हैं। अब इनको आप समझ लीजिए कि 10,000, 12,000, 15,000 डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट वोट्स आ रहे हैं। कुछ कुछ कैंडिडेट अच्छे पोजीशन में भी हैं,
ट्रायंगुलर फाइट में निकल भी सकते हैं। उन सीटों की संख्या 5 से कम रहेगी, 5 से कम रहेगी, मेरे हिसाब से 5 से कम रहेगी। तो बात यह है कि एक यूथ में डैमेज कर रहे हैं तेजस्वी यादव को वो, और अपर कास्ट में डैमेज कर रहे हैं एनडीए। मतलब ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए, महिलाओं में उनकी कोई खास पकड़ नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी खत्म करेंगे। तो इसकी वजह से महिला वोटर थोड़ा उनसे पीछे हो गई है, पुट ऑफ हो गई है, आप कह सकते हैं। तो लार्जली ये सेटिंग है। तो अगर क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, यानी जो भी गठबंधन जीतता है वो 125 के आसपास ही रहता है, तो उनकी भूमिका अभी भी है, क्योंकि 5 से कम सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वो लगभग 15 से 20 सीटों पर किसी न किसी गठबंधन को डैमेज कर रहे हैं, है ना। अब इनका इम्पैक्ट तब ज्यादा हो जाएगा जब महिला रोजगार योजना का जो एक परसीव्ड इम्पैक्ट है एनडीए को, वो ना मिले। अच्छा। क्योंकि नहीं मिलेगा जब महिला रोजगार योजना का इम्पैक्ट, या इस तरह से आप समझिए कि महागठबंधन का टॉप रेंज क्या हो सकता है अगर वो चुनाव जीतता भी है। तो महागठबंधन के पास टीम नहीं है, स्टीम ही नहीं है 125 क्रॉस करने का। जीतेगी भी तो 125 बैठेगी, करेक्ट, बिकॉज एक बड़ा वीक प्लेयर है जिसके पास 60 सीटें हैं, 12 सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है ना। तो जीतेंगे तो क्लोज कॉन्टेस्ट में जीतेंगे। दूसरा, क्योंकि एलजेपी इस बार इधर है और आरएलएम इधर है, तो एनडीए अगर जीत रही है तो इसका बॉटम 125 आप समझ लें, अगर बहुत इंटरेस्टिंग कह रहे हैं बात अब यहाँ। हाँ, ठीक, क्योंकि 125 पे पिछली बार भी थी उसकी, ठीक है, और इसमें एलजेपी ऐड हो गया, आरएलएम ऐड हो गया, महिला रोजगार योजना भी, और नीतीश एक लास्ट इलेक्शन, एक सिंपैथी, एक सेंड ऑफ फेयरवेल की भी बात चलने लगी अब धीरे 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 नीचे लोगों में, है ना। तो ये बॉटम है। अब यहां से जितना भी महिला रोजगार योजना का इफेक्ट होगा, जो कि टर्नआउट में दिखेगा, जो कि कोर वोट ब्लॉक ऑफ महागठबंधन से जो वोट शिफ्ट होगा, यानी मुस्लिम यादव महिलाओं का, या जो डिसग्रंटल्ड वोटर है जो वोट नहीं करता था एनडीए को, वो अदर्स को करता था, उसमें से जो महिलाएं शिफ्ट होंगी, या जो एक्सटेंट शिफ्ट होगा, वो आपकी दिशा डिसाइड करेगा कि ये 125 से कितना ऊपर जाता है। अगर 10, 15, 20% यादव या मुस्लिम समाज की महिलाएं बिना किसी को बताए, बिना कोई शोर मचाए साइलेंटली वोट कर दे रही हैं, तो ये आप समझ लीजिए 5-10 के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। ये टुवर्ड्स 150 मैंडेट है, 150 प्लस भी हो सकता है अगर सिग्निफिकेंट फेवर में हो जाए। तो ये है, और इसकी वजह से जन स्वराज का इम्पैक्ट है। अगर इसका इम्पैक्ट कम होगा तो यानी क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट है यानी वहां पे 5 सीटें जो वो जीतेंगे, 5 से कम जो भी, और 10, 12 या 15 से 20 सीटों पे जहां उनको 10,000 से ऊपर आ सकता है, उसका प्रिय आपका बहुत, आप जिस तरह बोल रहे हैं उसको मैं अगर डिफरेंट तरह एनालाइज करूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एनडीए को हारना है तो उसको अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि 2005, 2010, 15 में तो प्लेयर्स चेंज हो गए थे, और 20 जो उनका वर्स्ट था, उनको अपने लो से लोएस्ट जाना पड़ेगा अगर चुनाव हारना है। और लो से लोएस्ट तब जाना पड़ेगा जब एक सिग्निफिकेंट चिराग पासवान नया वोट ऐड हुआ है, तभी वो हार सकते हैं। और आरजेडी गठबंधन को अपने बेस्ट से भी ऊपर जाना पड़ेगा फॉर अ डिसेंट विक्ट्री। तो ये इस तरह देखें तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है महागठबंधन की एक डिसाइसिव विक्ट्री लेने के लिए। हाँ, क्योंकि डायनामिक्स वो है, उसमें कोर ब्लॉक पे डिपेंडेंस है, एमवाई पे, तो उसमें ऐड जब हो रहा है, वोट ब्लॉक जब ऐड होता है, तो वो किसी भी ग्रुप से 25-30% से ऊपर नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर मल्ला एंड तांती पान समाज, जो कि आपको 3-4% है, 4-4.5% हो। और क्योंकि एनडीए का बुके बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ दिस, उसमें 25-30% लीकेज के बाद भी
it can still stay at 42-43% रेंज, क्योंकि है वो ना? चुनाव जो विपक्ष बनाना चाह रहा था एक एंटी इंकम्बेंसी का, वो चुनाव तो बना नहीं, क्योंकि ये सब तब टूट जाता अगर एक सत्ता से हटाओ एंटी इंकम्बेंसी चुनाव है। नीतीश कुमार हैज कंप्लीटली फेल्ड। जो बीच में ट्राई भी हुआ था कि थोड़ा मेंटल इशू, मतलब हेल्थ इश्यूज हैं, किस तरह के आप मेंटली उतने फोकस्ड हो जितने आप पहले फोकस्ड थे, वो सब बातें तो जब महागठबंधन ही कह रहा है कि नीतीश के साथ गलत हो रहा है, वो सीएम नहीं बन रहे, तो आपने ये मान ही लिया कि उनके अगेंस्ट कोई ऐसी एंटी इंकम्बेंसी नहीं है। आप खुद ही नहीं उनके अगेंस्ट फ्रंट ऑन अटैक कर रहे। आई हैव नॉट सीन वन मेजर अटैक ऑन हिम डायरेक्टली बाय तेजस्वी यादव। तो उसमें दो बातें हो गई हैं जो हम डायनामिक्स एक बार अभी हम इसकी बात कर रहे थे कांग्रेस के अंदर, तो जेडीयू एनडीए के अंदर भी एक डायनामिक्स है। तो स्मॉल अलाइज है, उनको लग रहा है कि भाई इन जेडीयू बीजेपी ने अच्छी सीटें, मलाई सीटें रखी, ठीक है। दूसरी बात है कि जो एक इंटरनल कंपटीशन बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी, ठीक है, फॉर इमर्जिंग एज एसएलपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक इंटरनल कंपटीशन है, क्योंकि वही इस सीएम शिप के कंफ्यूजन में डिसाइसिव होने वाला है, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन हम देखते हैं ये होता है कि भाई कुछ सीटों पर यहाँ वो ट्रांसफर नहीं होगा, बीजेपी की तरफ से कुछ सीटों पे जेडीयू की तरफ से ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ये सब तब होता है जब आपकी विक्ट्री अश्योर्ड है या विक्ट्री अच्छे खासे नंबरों से अश्योर्ड है ना। जब आपकी 40 सीटें जो है वो फंस गई हैं आरजेडी के अगेंस्ट, लगभग 30, जो सबसे मजबूत खिलाड़ी है, जीत जाए वो अलग बात है, बट कॉन्टेस्ट तो टफ है ना, कॉन्टेस्ट टफ। ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहे हो या आप बांग्लादेश से लड़ रहे हो, वो डिफरेंस नहीं है, जीतो हारो अलग बात है। परसेप्शनली एक फर्क पड़ता है ना। तो कॉन्टेस्ट टफ है 40 सीट। तो क्योंकि ये 40 सीट टफ हो गई, विच मीन्स कि ये 200 जो जेडीयू भाजपा लड़ रही है उसमें ही लगभग 110-15 की आवश्यकता है, कंसिडरिंग अ वर्स्ट केस सिनेरियो, करेक्ट। जो 125 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मान लेते हैं 40 में 10-12 सीटें निकलती हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। कोई आज के डेट में बहुत लोग इसको बेस्ट केस भी कह सकते हैं, 40 में से जो 10-12 की बात हो रही है, फिर भी तो विच मीन्स कि 115 के आसपास, 110 से 15 जेडीयू और बीजेपी को आना है, ठीक है, टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। अब इस केस में अब ये लेग पुलिंग एक दूसरे का नहीं हो सकता है, ये रिस्क कोई नहीं ले सकता है, समझे आप। क्योंकि जो बात पहले चल रही थी कि भाजपा 142 पे लड़ रही है स्मॉलर पार्टीज को लेके, तो भाजपा ही इन पार्टीज को लेकर के अगर 100, 105, 110, 15 पहुंच जाती है तो जेडीयू का रोल कम हो जाता है, कम एमएलएस पे सीएम शिप कंट्रोल या फिर क्लेम बढ़ता है। लेकिन क्योंकि ये 40 सीटें एक तरह से फंस गई हैं एज इन ये कॉन्टेस्ट हो गया है इन 40 सीटों पर, वो लीवे नहीं बचा है कि जेडीयू और बीजेपी में जो वोट ट्रांसफर एक दूसरे की टांग खींचना का एक रिस्क था, मतलब अब अगर दोनों ही पार्टियां समझदार हैं तो ये रिस्क नहीं उठा ही नहीं सकती। जो वो सत्ता में ही नहीं आओगे, क्योंकि जो वो 40 सीटें हैं वो उतना करेक्ट लाइकली नहीं है कि वो 15 से ऊपर परफॉर्म करेक्ट। जी 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 अमिताभ, थैंक यू अमिताभ, आपने पूरे वे में ये सब कुछ कवर किया कि नीतीश कुमार का ना रैली जाना भी क्या स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी का क्या रिस्क है, उसकी क्या मिटिगेशन है, बिहाइंड द सीन्स जो जो स्ट्रेटेजीज चल रही हैं और जो जो जनता को ओपिनियन आ रहा है, वो सब डिस्कस करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।